हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, थ्राइविंग का मतलब होता है फ्लरिश्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ में किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट हो रहा था, किस तरीके से विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। इससे पहले तो हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ा, अब हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रभाकर की यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। प्रभाकर ब्लैक स्मिथ की शॉप पर था। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? जो आयरन से आयरन टूल्स बनाते हैं, जो लोहे का काम करते हैं एंड लोहे से टूल्स बनाते हैं, वेपन्स बनाते हैं, राइट। जैसे कि ब्लैक स्मिथ को हम हिंदी में कहते हैं लोहार। आपने गोल्ड स्मिथ सुना होगा, जो सोने का काम करते हैं। ऐसे ही ब्लैक स्मिथ क्या होते हैं? ये आयरन का काम करते हैं। तो प्रभाकर जो है वो एक लोकल शॉप पर स्मिथ्स को देख रहा था कि वो किस तरीके से आयरन टूल्स बना रहे हैं, मतलब लोहे से वो लोहे के उपकरण बना रहे हैं, औजार बना रहे हैं। अब उसने वहाँ शॉप पर देखा कि एक छोटे से स्मॉल से बेंच पर आयरन टूल्स रखे हैं, जैसे कि एक्सिस एंड सिकल्स। एक्सिस का मतलब कुल्हाड़ी, सिकल्स का मतलब हंसियाँ या फिर दराती कहते हैं इसे। तो उसने देखा कि स्मॉल बेंच पर जो ये आयरन टूल्स रखे हैं ये रेडी फॉर सेल हैं, मतलब इनको बनाकर इसलिए रखा गया ताकि इसे बेचा जा सके। एंड इसके अलावा उसने लोकल शॉप पर क्या देखा? ब्राइट फायर देखी, मतलब एक आग की भट्टी देखी। अब उस आग की भट्टी में जो आयरन है उसे हीट किया जा रहा था और फिर उसे बीट किया जा रहा था। देखो, आयरन से आयरन टूल्स बनते हैं हीट एंड बीट के प्रोसेस से। हीटिंग एंड बीटिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है? ये पहले तो आयरन को गर्म किया जाएगा, गर्म करके उसे तपाया जाएगा, फिर उस पर हथौड़ा मारा जाएगा, हथौड़ा मारकर फिर उसे शेप दे दी जाती है। तो इसे हम हीटिंग एंड बीटिंग कहते हैं। अब उसने ये भी देखा कि उस शॉप में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी हो रखा था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन फिर भी उसे ये सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी क्यूरियस बच्चा था। तो उसे बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा था कि किस तरीके से आयरन टूल्स बनाए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे कि आयरन टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते थे, एग्रीकल्चर में इनका किस तरीके से यूज़ किया गया। देखो, आज के टाइम पर तो हम अपनी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आयरन एंड स्टील से बने हुए चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब हम डेली लाइफ्स में आयरन का यूज़ करते हैं, आयरन टूल्स का, स्टील टूल्स का यूज़ करते हैं। और इसीलिए हम आयरन के यूज़ को आज के टाइम पर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो चीज़ यूज़ करते हैं हम उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। अगर हम ये बात करें कि आयरन का यूज़ कब हुआ था हमारे सब कॉन्टिनेंट पर, तो आयरन का यूज़ होने लगा था 3000 ईयर्स अगो। 3000 साल पहले आयरन का यूज़ होने लगा था हमारे सब कॉन्टिनेंट पर, ठीक है। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथ्स बरियल, अबाउट विच यू हैव रेड इन चैप्टर नंबर 4। आपने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था? मेगालिथिक बेरियल के बारे में पढ़ा था। कौन कौन सी बेरियल साइट थी वो? बुर्जहोम एंड इनाम गांव। आपने वहाँ पर क्या देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे आयरन टूल्स, मतलब आयरन के बने हुए टूल्स पाए गए, औजार पाए गए एंड वेपन्स पाए गए थे, ठीक है। तो आपने ये मेगालिथिक बेरियल साइट में देखा था कि 3000 साल पहले आयरन का यूज़ होने लगा था। और हमने ये भी देखा था कि बेरियल साइट्स पर जब वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था ना, उनके साथ भी आयरन टूल्स एंड वेपन्स को भी दफनाया जाता था। तो ये चीज़ तो हमने मेगालिथिक बेरियल में पढ़ ली थी, जिसमें हमने 2 साइट पढ़ी थी, बुर्जहोम एंड इसके अलावा इनाम गांव। फिर अगर हम 2500 साल पहले की बात करें, तो 2500 साल पहले क्या हुआ कि जो आयरन के टूल्स थे ना, जो टूल्स बनाए जाते थे, उनका उपयोग बढ़ने लगा। अब आयरन के जो बने हुए टूल्स थे, जैसे कि एक्सिस मतलब कुल्हाड़ी, आयरन प्लाउशेयर मतलब आयरन के बने हुए हल, लोहे वाले हल, वो यूज़ किए जाने लगे। तो 2500 साल पहले आयरन टूल्स का यूज़ बढ़ने लगा था। वैसे तो आयरन टूल्स को यूज़ किया जाने लगा था 3000 साल पहले, लेकिन 2500 साल पहले कहते हैं ना कि किसी चीज़ का यूज़ बढ़ने लगता है, उपयोग बढ़ने लगता है, तो वो 2500 साल पहले होने लगा था। हमने चैप्टर नंबर 5 में भी इसके बारे में पढ़ा है, जो मैं आपको अभी रिकॉल कराऊंगी। अब पहले तो बात करते हैं कि आयरन से बने हुए जो टूल्स थे, जैसे कि एक्सिस का यूज़ किस लिए किया जाता था? ध्यान रखना, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब इसके अलावा दूसरा टूल कौन सा था जिसको यूज़ किया जाने लगा था ज़्यादातर, वो था आयरन प्लाउशेयर, मतलब लोहे का बना हुआ हल। इसे यूज़ किया जाता था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, किसको, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब मैं आपको रिकॉल कराती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये जाना था कि आयरन प्लाउशेयर से पहले ना वो लोग वुडन प्लाउशेयर का यूज़ करते थे। अब लकड़ी का बना हुआ प्लाउशेयर होता था, तो क्या होता था कि उससे लैंड को अच्छे से टोइल नहीं किया जाता था। तो जब लैंड को अच्छे से टोइल नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब अगर हमें खेती का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें अच्छे से जोतना पड़ेगा ज़मीन को, ठीक है, जिसे हम टॉइलिंग कहते हैं। लेकिन जब आयरन प्लाउशेयर का यूज़ किया जाने लगा तो इन लोगों ने ये पाया कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको अच्छे से टोइल किया जा रहा है, और जब ज़मीन अच्छे से टोइल होने लगेगी तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। तो पहले तो ये लोग क्या करते थे, वुडन प्लाउशेयर का यूज़ करते थे, लेकिन फिर आयरन प्लाउशेयर का यूज़ होने लगा था। जब इनको मेटल के बारे में पता लगने लगा तो इन्होंने मेटल से बने हुए उपकरण का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने आयरन प्लाउशेयर का यूज़ किया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो यही हमने इस पैराग्राफ में पढ़ना था कि आयरन टूल्स कौन कौन से थे एंड आयरन टूल्स का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या यूज़ किया जाया करता था। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में दूसरा स्टेप कौन सा था। एक तो हमने ये देखा कि आयरन से बने हुए टूल्स को यूज़ किया जाता था। अब दूसरा हम देखेंगे इरिगेशन के थ्रू भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता था। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages। देखो, विलेजेस का फ्लरिश्ड होना बहुत ज़रूरी था। अगर विलेजेस फ्लरिश्ड नहीं होते, ना तो राजा रहता, ना राजा के पास उसका किंगडम रहता। क्यों? क्योंकि देखो, विलेजेस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था और हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था। सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो एग्रीकल्चर पर लगा हुआ था, एंड कोई भी विलेज उस टाइम पर तब ज़्यादा फ्लरिश्ड माना जाता था जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता है। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हमने पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की थी, ये भी हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड। तो नए नए टूल्स का यूज़ किया जाने लगा, जैसे कि एक्सेस, आयरन प्लाउशेयर, इनका यूज़ किया जाने लगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन का यूज़ किया जाने लगा, और ये ट्रांसप्लांटेशन के बारे में हमने पैडी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो चैप्टर नंबर 5 में नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। एंड इससे क्या होने लगा, न्यू सिस्टम से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा। इसके अलावा इरिगेशन का अच्छे से यूज़ होने लगा, सिंचाई अच्छे से होने लगी। एंड इरिगेशन वर्क्स that were built during this time included like canals, wells, tanks and artificial lakes। तो इरिगेशन की जाती थी किसके द्वारा? कैनल्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए, मतलब कुएं बनाए गए, टैंक्स रखे गए, इसके अलावा आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई जिससे खेतों में पानी दिया जाता था। और खेतों में अगर प्रॉपर पानी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन तो अच्छा होगा ही, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। अब इसके अलावा यहाँ पर देखो आयरन टूल्स दिए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हो, ये है टोंग। आपने घर में सुना होगा, जो जिसे आप रोटियां वगैरह सेकते हो ना, जिसे हम चिमटा कहते हैं शायद, है ना, चिमटा ही कहेंगे ना उसे हम इंग्लिश में टोंग कहते हैं। अब यहाँ पर ये भी दो आयरन जो है टूल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर ये कौन कौन से हैं। एक तो है सिकल, ये देखो, ये है सिकल। फिर है टोंग, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है टोंग जिसे हम हैंडलर भी कहते हैं। एंड फिर है ये एक्स, ये देखो, ये है एक्स, ये है कुल्हाड़ी, ठीक है। इस तरीके से आयरन टूल्स बनाए जाते थे एंड इनको यूज़ किया जाता था। वैसे आज के टाइम पर तो हम आयरन टूल्स का एंड स्टील टूल्स का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं जान पाते। यहाँ पर ये एक एक्टिविटी दी गई है, आपने इनको फिल इन करना है यहाँ इन ब्लैंक्स में। तो पहला क्या है, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स। भाई राजा जो है उसको अपनी आर्मी, पैलेसेस एंड फोर्ट्स के लिए पैसा चाहिए, आर्मीज को मेंटेन करने के लिए, पैलेसेस को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा जो फोर्ट्स होते हैं उनको बनवाने के लिए। तो किंग को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। तो अब राजा क्या करेगा? फार्मर्स पर टैक्स लगाएगा। तो फार्मर्स पर टैक्स लगाएगा, टैक्स की डिमांड करेगा। तो अब फार्मर्स क्या करेंगे?
फार्मर्स को टैक्स पे करना है, तो वो टैक्स पे करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस नंबर पर, थर्ड नंबर पर आ जाएगा। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो वो इंक्रीज होगा इरिगेशन के थ्रू। अब यहाँ पर जो राजा हैं वो क्या करेंगे, वो मनी प्रोवाइड करेंगे एंड जो इरिगेशन प्लान है फिर वो वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर ये आ जाएगा। फिर अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो सिक्स्थ पर आएगा लेबर इज़ प्रोवाइडेड बाय द पीपल। अब लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो लेबर प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो काम करेंगे ताकि इरिगेशन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, अब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा आएगा। अब रेवेन्यू अच्छा खासा आएगा तो नाइन्थ नंबर पे आएगा ये वाला पॉइंट कि राजा को तो हेल्प होगी ही, इसके अलावा फार्मर्स की भी हेल्प होगी, क्योंकि फार्मर्स को भी बेनिफिट मिलेगा उस रेवेन्यू से, उस क्रॉप प्रोडक्शन से। एक तो किस तरीके का बेनिफिट होगा कि वो टैक्स दे पाएंगे राजा को, और दूसरा ये होगा कि कुछ रेवेन्यू अपने लिए भी बचा पाएंगे एंड जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है उसको वो बाहर बेच भी पाएंगे। तो अच्छे खासे तरीक़ों से जो फार्मर्स है फिर वो कमा सकते थे। Who lived in the villages। अच्छा देखो, ध्यान से सुनना ये वाले पॉइंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस मैं बताऊंगी कि किस तरीके से पूछे जाते हैं। There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent। तो अगर हम southern and northern part की बात करें तो यहाँ पर 3 different kind of people रहते थे, 3 तरीके के लोग। जैसे कि in Tamil region लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर। तो यहीं से एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, मतलब जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन थी भाई, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, उनको क्या कहा जाता था, वेलालर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नॉट ओनली सीटेट बल्कि एसएससी एंड यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना इन चीज़ों पर। तो तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको कहा जाता था वेलालर, एंड जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे, मतलब जो हल वगैरह चलाया करते थे, उनको उजावर कहा जाता था। एंड जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनके पास ज़मीन अपनी नहीं थी, जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, एंड इसके अलावा जो स्लेव्स थे, उन दोनों को ही कहा जाता था कदाइसियार एंड आदिमाई। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान में ये रखना है, और यहीं से ये जो पॉइंट है ना, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाईलाइट करके रखना है। तो पहले आपने क्या जानना है कि जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उनको कहा जाता है वेलालर तमिल रीजन में, एंड जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे उनको कहा जाता है उजावर, एंड जो लैंडलेस लेबरर्स थे, इसके अलावा जो स्लेव्स थे, जो दास वगैरह थे, जो नौकर चाकर थे, उनको कदाइसियार एंड अधिमाई कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पहले तो हमने अभी बात की थी सदर्न पार्ट की, जिसमें हम तमिल रीजन देखा था हमने। अब हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करेंगे। हमने यहाँ पढ़ा था ना कि सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल रहा करते थे। तो तमिल में हमने ये 3 लोग देखे, वेलालर, उजावर, एंड थर्ड वन इज कदाइसियार एंड अधिमाई। नेक्स्ट है नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कौन रहते थे वो देखो अभी आप। सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है ग्राम भोजक के बारे में। अब ग्राम भोजक कौन थे, वो विलेज के हेडमैन थे, मतलब जो मुखिया होते हैं ना गांव के, उनको कहा जाता था ग्राम भोजक। अब ये जो विलेज हेडमैन है इनको ग्राम भोजक कहा जाता था नॉर्दर्न पार्ट में। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। अब क्या होता था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जैसे कि ये हेडमैन है, अब इसका जो बेटा होगा फिर उसको हेडमैन बनाया जाएगा, फिर इसके बेटे को हेडमैन बनाया जाएगा, फिर इसके बेटे को हेडमैन बनाया जाएगा। तो क्या होता था कि 1 जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं हेरेडिटरी। ठीक है, तो हेरेडिटरी क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं मौर्यन एम्पायर का। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे थे बिंदुसार, फिर उनके बेटे थे अशोका। ठीक है, तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने रूल किया, फिर उनके बेटे अशोका ने रूल किया। तो इसी तरीके से यहाँ ग्राम भोजक की जो पोस्ट है वो भी ऐसे हेरेडिटरी
जो है ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, और जो ये ग्राम भोजक होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, ये होते थे लार्ज लैंड ओनर, इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। अब इन ज़मीनों पर ये खुद तो काम करेंगे नहीं, इन पर काम करने के लिए इन्होंने स्लेव्स रखे हुए थे एंड कुछ वर्कर्स को हायर किया हुआ था जो इनकी ज़मीनों पर कल्टीवेशन किया करते थे। अब इसके अलावा ये जो हेडमैन थे ये काफ़ी पावरफुल भी होते थे, और राजाओं ने जो गांव से टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम था वो इन विलेज हेडमैन को ही दे रखा था। तो जो ये ग्राम भोजक थे या विलेज हेडमैन जो थे, ये लोगों से टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे और फिर राजा को दिया करते थे। इसके अलावा ये ग्राम भोजक का काम क्या था, ये कभी कभी जज बन जाते थे और कभी कभी पुलिसमैन। दैट मीन्स अगर गांव में किसी को न्याय दिलाना है तो ये जज बन गए, कहीं कुछ हुआ है और जैसे कहीं छोटा मोटा क्राइम हो गया, कोई सिविल क्राइम हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये पुलिस की तरह उसकी जांच पड़ताल भी करते थे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, देखो ग्राम भोजक जो थे वो विलेज हेडमैन थे, ठीक है, पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो ये ग्राम भोजक की पोस्ट थी ये हेरेडिटरी थी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। फिर थर्ड हमने ये देखा कि ये लार्ज लैंड ओनर्स थे, इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। फिर फोर्थ पॉइंट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये अपने नीचे स्लेव्स एंड वर्कर्स को हायर करते थे जो इनकी ज़मीनों पर काम करते थे। फिफ्थ हमने ये देखा कि ये विलेज हेडमैन काफ़ी पावरफुल थे। इसके अलावा राजाओं ने इनको क्या काम दे रखा था कि ये विलेज हेडमैन गाँव से टैक्सेस को कलेक्ट करेंगे और फिर वो टैक्सेस ये देंगे राजा को। फिर सिक्स्थ हमने क्या देखा कि ये जो विलेज हेडमैन है ये पावरफुल थे, दैट मीन्स कि इनको न्यायाधीश का काम भी दे रखा था, जज करने का कि भाई किसको सज़ा देनी है किसको नहीं देनी है। अब इसके अलावा ये पुलिसमैन का भी काम करते थे, अगर कहीं पर कुछ भी क्राइम हुआ है तो उसकी जांच पड़ताल, भाई किसने किया है क्या कुछ है, तो इन चीज़ों की जांच पड़ताल भी ये लोग किया करते थे। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ग्राम भोजक के अलावा, मैं एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, दूसरा पेन ले लेते हैं, ये बढ़िया है। तो ग्राम भोजक के अलावा अब आते हैं इंडिपेंडेंट फार्मर्स। अब इंडिपेंडेंट फार्मर्स को कहा जाता है गृहपतिज। अब ये कौन होते थे, इनके पास ना स्मॉल लैंड्स होती थी तो इन्हें कहते थे स्मॉलर लैंड ओनर्स, मतलब इनके पास खुद की ज़मीन होती थी लेकिन बहुत कम होती थी। अब जितनी भी होती थी ना उसमें ये अपना गुजर बसर कर लिया करते थे, तो इनको हम कहते हैं गृहपतिज। तो इनके पास खुद की ज़मीन होती थी, इनको दूसरे की ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अब जितनी ज़मीन इनके पास होती थी उसमें ये अपना गुजर बसर कर लिया करते थे, तो गृहपतिज वो थे जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे। देन देयर वर मैन एंड वीमेन सच एज दास एंड कर्मकार। अब भैया यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि कर्मकार कौन थे। कर्मकार वो लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन खुद की नहीं होती थी, वो मैन एंड वीमेन जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, एंड ये अपने लाइवलीहुड को कैसे अर्न करते थे, ये दूसरों की ज़मीनों पर काम करते थे और तब जाकर ये अपने लाइवलीहुड को अर्न किया करते थे। अब इसके अलावा विलेजेस में क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे। अब क्राफ्ट पर्सन कौन हुए, जो हाथों की कलाकारी किया करते थे, मतलब हाथों से काम किया करते थे, मैनुअल वर्क किया करते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ जिसे हम लोहार कहते हैं, पॉटर जिसे हम कुम्हार कहते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, एंड वीवर वो हो गए जो बुनाई करते हैं कपड़ों की। अब देखो हम इसको कैसे सम अप करेंगे, ये वाला पार्ट आपने इसमें क्या क्या याद रखना है। आपने ये याद रखना है कि नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट के, सब कॉन्टिनेंट पार्ट में 3 तरीके के लोग रहा करते थे। तो आपको ऐसे कंपेयर में ऐसे अपनी बुक में लिख लेना, यहाँ पर लिखना एक जगह तमिल रीजन जो कि सदर्न पार्ट था, एंड यहाँ पर लिखना नॉर्दर्न पार्ट। सो सदर्न पार्ट में आप क्या लिखोगे, आप ऐसे 3 पॉइंट लिखना। पहले लिखना वेलालर, वेलालर वो लोग थे जो लार्ज लैंड ओनर्स थे। दूसरा लिखना उजावर, वो लोग जो ऑर्डिनरी प्लाउमैन थे जो हल वगैरह का काम किया करते थे। एंड थर्ड आप लिखेंगे कदाईसियार एंड अधिमाई जो स्लेव्स एंड लैंडलेस लेबरर्स थे। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट में वो लोग जो लार्ज लैंड ओनर्स थे वो थे ग्राम भोजक। दूसरे थे गृहपतिज जो कि इंडिपेंडेंट लैंड ओनर्स थे, मतलब इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे, उनके पास अपनी छोटी छोटी ज़मीनें होती थी जिसे हम स्मॉल लैंड ओनर्स भी कहेंगे। एंड थर्ड वो लोग थे जो लैंडलेस लेबरर्स थे। तो इनको क्या कहा जाता था नॉर्दर्न पार्ट में, इनको कहा जाता था कर्मकार। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी हम अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस की बात करेंगे। तो तमिल में जो अर्लीस्ट वर्क हैं उनको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। अब देखो संगम लिटरेचर क्यों कहा जाता है वो चीज़ यहाँ पर बताई है। अब ये जो संगम लिटरेचर है ये 2300 साल पहले कंपोज किए गए थे। और इस लिटरेचर को संगम लिटरेचर क्यों कहा जाता है, रीज़न ये है कि जो पोइट्स थे ना, वो पोइट्स एक असेंबली में आकर मिलते थे। बहुत सारे पोइट्स होते थे। देखो पहले तो मैं संगम का मतलब बता देती हूँ। जैसे कि सपोज करो ये एक नदी, ये दूसरी नदी, ये तीसरी नदी। अब ये तीनों नदी जब आगे जाकर एक जगह मिल जाएंगी तो इनको क्या कहेंगे, हम तीनों नदियों का संगम कहेंगे, क्योंकि ये एक जगह आकर मिल गई। तो ऐसे ही संगम का मतलब यहाँ पर क्या है, असेंबली। मतलब बहुत सारे पोइट्स आते थे एक जगह पर आकर, वो लोग मिलते थे, बैठते थे और वहाँ पर उन सब ने मिलकर जो लिटरेचर है उसे कंपोज किया एंड देन कंपाइल किया। तो बहुत सारे पोइट्स आकर ऐसे मिलते थे, बैठते थे, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोइट्स का संगम। तो उन्होंने बैठकर लिटरेचर को कंपोज किया, एक साथ मिलकर एंड कंपाइल किया था। एंड ये जो संगम होता था ये कहाँ हुआ था, सिटी ऑफ मदुराई में, मदुराई शहर में। एंड जो तमिल टर्म्स है ना, जो आप मैप नंबर 7/105 पेज पर देखेंगे, ये सब आपको संगम लिटरेचर में टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि संगम लिटरेचर सदर्न एरिया में ये डेवलप हुआ था। और सदर्न एरिया में मैंने आपको लास्ट वीडियो में, अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चेराज, चोलाज एंड पांड्याज, इन तीनों किंगडम ने ही संगम लिटरेचर को डेवलप किया था खूब, क्योंकि इसको पूरा सपोर्ट किया था। अब जो ये राजा थे, ये जो है ये संगम लिटरेचर को सपोर्ट करते थे। एंड ये जो असेंबली होती थी, तो ये असेंबली मदुराई शहर में होती थी और इस असेंबली को संगम कहा जाता था, जिसमें बहुत सारे पोइट्स आकर बैठते थे एंड लिटरेचर को कंपोज एंड कंपाइल करते थे। और इसी कंपाइलेशन को संगम लिटरेचर कहा गया। तो ध्यान रखना, ये जो संगम लिटरेचर है ये तमिल रीजन के सदर्न पार्ट की, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। बस आपको अभी इसमें इतना ही ध्यान रखना है। अब जो ये आगे वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। माय इंस्टाग्राम आईडी इज़ प्रियंका गौर 8। एंड इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हो लर्निंग विद पेस के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।